एक पुराने शहर के किनारे एक हवेली थी। उसकी दीवारें बेलों से ढकी हुई थीं और अंदर ऐसी खामोशी थी जैसे वक्त वहां रुक गया हो। कहा जाता है उन दीवारों में ऐसे राज छुपे हैं जिनका जिक्र कोई नहीं करना चाहता। कभी उसी हवेली में एक आदमी रहा करता था, प्रोफेसर एंडरसन। उसने अपनी जिंदगी साइंस को समर्पित की थी और उन रहस्यों को जो दुनिया को बदल सकते थे। लेकिन हमारी कहानी वहां से नहीं शुरू होती। ये शुरू होती है 12 साल पहले, एक गोली की आवाज से। वो एक आम दिन था, धूप निकली हुई, सब कुछ शांति से चल रहा था। बाजार में लोग सब्जी और चीजें बेच रहे थे, बच्चे हंस रहे थे। भीड़ में एक औरत चल रही थी, साधारण, चुप, अपने काम में मसरूफ। लेकिन एक पल में सब बदल गया। एक स्नाइपर की गोली उसके सीने में लगी, वो वहीं गिर गई और किसी को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। कुछ ही पलों में चीखें और भगदड़ मच गई, लेकिन कातिल गायब था। किसी को उसका नाम नहीं पता, ना चेहरा ना वजह। वो हत्या कुछ ही दिनों में खबरों से गायब हो गई। मगर 12 साल बाद उसी साए ने फिर लौटकर दस्तक दी, एक लड़की के जरिए जिसका नाम था सोफी अलार्ड। सोफी अलार्ड ऐसी लड़की थी जो जिंदगी का इंतजार नहीं करती थी, वो खुद जिंदगी की तरफ दौड़ती थी। वो स्टॉकटन मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्बैट एविएशन की टॉप कैडेट थी, तेज, समझदार और थोड़ी जिद्दी भी। एक दिन ट्रेनिंग मिशन के दौरान उनके जहाज में खराबी आ गई। नियम था कि वो तुरंत पैराशूट से बाहर कूद जाए, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसकी टीम का एक साथी फंसा हुआ था। सोफी ने उसे बाहर निकाला और खुद भी जमीन पर गिर पड़ी। दोनों बच गए, लेकिन उसके इस फैसले ने उसे मुसीबत में डाल दिया। उसने नियम तोड़ा था। उसी दिन उसे खबर मिली, उसके दत्तक पिता प्रोफेसर एंडरसन की मौत हो गई। उनकी लैब में धमाका हुआ था और वो वहीं मारे गए। सोफी की दुनिया एकदम थम गई। जिस शख्स ने उसे प्यार, सहारा और घर दिया था, वो अब नहीं रहा। मगर कुछ बात उसके दिल को खटक रही थी। कहानी उतनी सीधी नहीं लग रही थी। हवेली अब भी वहीं थी, लंबी सड़क के आखिर में, पेड़ों से घिरी हुई। पहले वो घर जैसा लगता था, अब वो रहस्यमयी जगह लग रही थी जहां दीवारों में सन्नाटा नहीं बल्कि राज्य थे। जब सोफी पहुंची तो वहां अफसर और जांच करने वाले लोग भरे हुए थे। सब धीरे धीरे बातें कर रहे थे। एक्सीडेंट, किसी ने कहा। गलत प्रयोग, किसी ने फुसफुसाया। और एक शब्द बार बार सुनाई दिया, गद्दारी। कहा गया कि उसके पिता देश की रक्षा से जुड़ा सीक्रेट रिसर्च कर रहे थे और सबूत ये कह रहे थे कि वो एक गुप्त संगठन दी थर्ड एस्टेट को जानकारी दे रहे थे। सोफी को यकीन नहीं हुआ। उसके पिता देशभक्त थे और सच्चे इंसान, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। केस बंद कर दिया गया, फाइल सील हो गई, कहानी खत्म हो गई। सिर्फ सोफी को यकीन था, ये कहानी अभी शुरू हुई है। उसी शहर में एक आदमी टीवी स्क्रीन पर खबर देख रहा था। उसका नाम था काई लोवाक। वो शांत था, सटीक और बेहद खतरनाक। कभी वो सिपाही था, अब वो एक भूत जैसा आदमी था जो बस हुक्म मानता था, सवाल नहीं करता था। उसके टेबल पर अगला टारगेट पड़ा था, सोफी अलार्ड। फाइल छोटी थी, एक तस्वीर, कुछ रिपोर्टें और उसका रूटीन। लेकिन काय को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो लड़की ऐसी नहीं लगती थी जिसे मरना चाहिए। फिर भी हुक्म तो हुक्म था। काय ने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। हवेली में सोफी अपने पिता की चीजें देखने लगी। डायरी, फाइलें, पुराने लैब रिकॉर्ड्स, सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि उसे बुक शेल्फ के पीछे एक गुप्त पैनल नहीं मिला। अंदर एक स्टील का बॉक्स था। उसके अंदर कुछ सीलबंद लिफाफे, एन्क्रिप्टेड नोट्स और एक फाइल, प्रोजेक्ट टेम्पेस्ट। इन कागजों में अजीब बातें लिखी थीं, गुप्त प्रयोग, सरकारी जगहों पर निगरानी और अज्ञात संदेश। सोफी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कोई साधारण रिसर्च नहीं थी, ये सबूत थे, ऐसे सबूत जिन्हें कोई मिटाना चाहता था। उसी रात उसे हवेली के बाहर एक गाड़ी दिखाई दी। इंजन बंद, लाइटें बंद। वो आगे बढ़ी तो गाड़ी धुंध में गायब हो गई। वो नहीं जानती थी कि अंदर कौन था, लेकिन वो काई था। सोफी अकादमी वापस गई
लेकिन उसका ध्यान हर वक्त पिता की फाइलों पर था। रात रात भर वो कोड तोड़ती रही। धीरे धीरे एक नाम सामने आने लगा, द थर्ड एस्टेट। वो कोई छोटा ग्रुप नहीं था, वो एक नेटवर्क था जो देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पकड़ रखता था। उनका नारा था, जो नजर नहीं आता उसी को काबू करो, और उसके पिता ने यही सच्चाई जान ली थी। अब सोफी खुद भी उनके निशाने पर थी। कोई उसे फॉलो कर रहा था, उसके फोन और मेल इंटरसेप्ट हो रहे थे। कोई बहुत करीब आ चुका था। काई ने हफ्तों तक सोफी को देखा, उसकी दिनचर्या, उसके दोस्त, सब कुछ। लेकिन जितना वो उसे जानता गया, उतना ही उसके अंदर सवाल बढ़ते गए। वो दुश्मन नहीं थी, वो बस अपने पिता की सच्चाई ढूंढ रही थी। एक रात जब सोफी की गाड़ी को एक एक्सीडेंट की तरह टकराया गया, काई ने उसे बचा लिया। वो उसका चेहरा नहीं देख पाई, बस रोशनी की चमक, टायरों की चीख और एक अजनबी जिसने उसे खींचकर बाहर निकाला। पहली बार शिकारी ने अपने शिकार को बचाया। उधर द थर्ड एस्टेट के हेडक्वार्टर में एक औरत बैठी थी। सब उसे द ग्रे लेडी कहते थे। उसे संदेश मिला, टारगेट बच गया। वो शांत आवाज में बोली, तो दूसरा तरीका अपनाओ, कोई गवाह नहीं बचे। वो सिर्फ लीडर नहीं थी, वो एक कठपुतली चलाने वाली थी। वो जानती थी कि सोफी कौन है, और ये भी कि उसके पिता ने क्या छोड़ा है। वो फाइलें उनके साम्राज्य को गिरा सकती थीं, और सोफी अब बहुत करीब थी। सोफी फिर हवेली लौटी। उसे पिता की लिखावट में एक नोट मिला, सच नीचे छिपा है। उसने जमीन की टाइलें हटाईं और नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। कई घंटे मेहनत के बाद वो खुल गया। नीचे एक सीक्रेट चैम्बर था, कंप्यूटर, रिकॉर्डिंग्स, और मेज पर उसके पिता की घड़ी, ऐनक और एक वॉइस रिकॉर्डर। सोफी ने प्ले बटन दबाया। अगर तुम ये सुन रही हो सोफी, तो मैं असफल हो गया। मैंने थर्ड एस्टेट को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन वो हर जगह है। किसी पर भरोसा मत करना। जो मैंने शुरू किया था उसे तुम पूरा करो। सोफी की आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता गद्दार नहीं थे, वो असली देशभक्त थे। लेकिन तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई और बिजली चली गई। कोई और घर में था। काई लैब में दाखिल हुआ, हाथ में बंदूक। सोफी जमी रह गई। तुम वही हो जो मेरा पीछा कर रहे थे? उसने पूछा। हाँ, तलगाई बोला। मुझे तुम्हें मारने का हुक्म मिला था, तो मैं जिंदा क्यों हूं? काई ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम उनकी झूठी दुनिया की सजा नहीं झेल सकती। तभी अचानक गोलियां चलने लगीं। द थर्ड एस्टेट के एजेंट्स अंदर आ चुके थे। दोनों ने मिलकर मुकाबला किया। गोलीबारी के बीच हवेली जल उठी और वो दोनों किसी तरह बच निकले। वो जंगल की तरफ भागे। पीछे जलती हवेली थी। सुबह होते ही सोफी ने अपने पिता की रिकॉर्डिंग फिर सुनी। इस बार उसे उसमें छिपे हुए कोऑर्डिनेट्स मिले। काई ने उन्हें डिकोड किया। वो एक ऐसी जगह की तरफ इशारा कर रहे थे जो नक्शे पर मौजूद ही नहीं थी। दोनों वहां पहुंचे। एक गुप्त बंकर, अंदर हजारों सर्वर और डेटा थे, द थर्ड एस्टेट का दिमाग। लेकिन तभी स्क्रीन पर द ग्रे लेडी दिखाई दी। उसकी आवाज गूंजी, शाबाश मिस अलार्ड, लेकिन अब तुम्हारी मौत तय है। अचानक विस्फोट हुए। बंकर खुद को नष्ट करने लगा। काई ने चिल्लाया, भागो! दोनों किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले। बाद में जब वो एक पुराने ठिकाने में छिपे थे, सोफी ने काई से कहा, तुम उन्हीं में से थे? काई बोला, हाँ मैं था। मैंने सोचा था मैं सही काम कर रहा हूं, लेकिन मैं राक्षसों की सेवा कर रहा था। सोफी ने उसे पिता का रिकॉर्डर दिया। तो अब उनकी मदद करो, इसे खत्म करो। दोनों ने मिलकर सारे सबूत इकट्ठे किए और उन्हें बाहर की दुनिया में लीक करने की तैयारी की, मगर दुश्मनों ने हमला कर दिया। काई पकड़ा गया। सोफी अकेली रह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सब फाइलें पब्लिक कर दी। पूरी दुनिया में टहलका मच गया। द थर्ड एस्टेट बिखर गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। कई महीनों बाद सोफी फिर उस जली हुई हवेली के पास पहुंची। वो अब सिर्फ राख थी। उसने अपने पिता की घड़ी सीढ़ियों पर रखी और कहा, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया पापा। तभी पीछे से आवाज आई, लगता है तुमने सच में कर दिखाया। वो काई था, जिंदा, घायल लेकिन जिंदा। सोफी मुस्कुराई। अब क्या करेंगे? काई बोला,
दी थर्ड एस्टेट अभी खत्म नहीं हुआ, बस जख्मी है, सोफी ने कहा। तो फिर हम भी तैयार रहेंगे। दोनों आगे बढ़ गए और दूर एक औरत उन्हें देख रही थी, वही ग्रे लेडी। वो अब भी जिंदा थी और खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। द थर्ड एस्टेट, सीक्रेट्स ऑफ द मैनर सिर्फ जासूसी या साजिश की कहानी नहीं है, ये सच की कहानी है जो डर और झूठ की परतों के नीचे दबा रहता है। सोफी अलार्ड ने अपने पिता का नाम साफ किया और वो खुद एक निशान बन गई, हिम्मत और सच्चाई का। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच चाहे जितना भी छिपाया जाए, एक दिन जरूर सामने आता है, लेकिन साया अब भी बाकी है। अगर दी थर्ड एस्टेट दुनिया के अदृश्य हिस्से पर राज करता है, तो शायद वो अब भी हमें देख रहा है।